एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Good morning class. आज की इस क्लास से हम एक्सपेंडिचर मेथड जो है नेशनल इनकम को काउंट करने का वो शुरू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम नेशनल इनकम को काउंट करने के दो मेथड को समझ चुके हैं, वैल्यू इनकम मेथड, इनकम मेथड। आज की इस क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में हम तीन तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हायर किया फैक्टर सर्विसेज को। दे हायर फैक्टर सर्विसेज, और जब उन्होंने फैक्टर सर्विसेज को हायर किया तो बदले में वो फैक्टर पेमेंट उनको मिला। जो फैक्टर पेमेंट ओनर्स को मिला, जो फैक्टर पेमेंट जो ओनर्स थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनको मिला, उसको हमने बोल दिया इनकम, और उसको हमने बोल दिया इनकम मेथड। लेकिन जो पेमेंट कंपनियों ने किया वो कंपनी की तरफ से तो एक्सपेंडिचर था ना, तो हम अगर एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट करें तो दैट शुड बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की कमाई। जब मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था तो मैंने उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो यही बताया था कि किसी का खर्चा किसी की कमाई होती है। यानी कि अगर मैं खर्च कर रही हूँ तो दैट विल बिकम द इनकम ऑफ समबडी एल्स। अगर मैं खर्च ही नहीं करूंगी तो दैट विल नॉट बिकम इनकम ऑफ समबडी एल्स। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हम प्रोडक्शन में जितना वैल्यू एडेड हुआ है, यानी कि जब हम फाइनल कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं उनको कितना पेमेंट मिला है, दैट इज आपका फैक्टर पेमेंट मेथड। एंड देन एक्सपेंडिचर क्या है, जितना भी कंपनी ने खर्च किया है दैट इज एक्सपेंडिचर। तो वी विल बी लुकिंग फॉर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। राइट बेटा, अब हमको देखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड को एक्चुअल में कैलकुलेट करते कैसे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट किया कैसे जाता है रियलिटी में, हमको वो देखना है। देखिए, जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है ना, उसके चार कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है दैट इज हाउस होल्ड। ठीक है, सबसे पहले जो हाउस होल्ड होते हैं, फिर बिजनेसेस या जिसको हम फर्म भी बोलते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि नेट एक्सपोर्ट। अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात करें, जो मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको तीन तरीके के मॉडल पढ़ाए थे। पहले मैंने आपको दो सेक्टर मॉडल पढ़ाया था और फिर मैंने दो सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया था। देन आई टॉट यू अबाउट थ्री सेक्टर मॉडल एंड देन आई टॉक टू यू अबाउट फोर सेक्टर मॉडल। तो जो फोर सेक्टर मॉडल है उसके भी क्या कंपोनेंट थे, अगर आपको याद हो तो उसके भी चार ही कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड था, दूसरा कंपोनेंट बिजनेस और फर्म था, तीसरा कंपोनेंट गवर्नमेंट था और चौथा कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट था। इन्हीं चार कंपोनेंट्स पे आपकी कहानी चल रही थी। यही चार जो कंपोनेंट्स थे, यही चार कंपोनेंट्स मिलके पूरा का पूरा इनकम में फ्लो बना रहे थे। अब हमको देखना है, हम एक इंडिविजुअल कैटेगरीज में देखते हैं। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में कौन लोग आते हैं, मुझ जैसे आप जैसे लोग आते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं वो आते हैं। हु आर द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर्स एंड हु आर द कंज्यूमर्स, मी यू आर द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, दे आर द कंज्यूमर्स। तो वो सारा खर्चा जो हाउस होल्ड्स करते हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
प्राइवेट से क्या मतलब है, मतलब कि जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं फाइनल, मतलब मैंने आपको बताया था कि हम अगर गुड्स की भी वैल्यू लेते हैं तो वो फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर में भी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फाइनली कितना एक्सपेंडिचर हुआ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इसमें दो कंपोनेंट है। एक तो वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने किया है ऑन परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और जो दूसरा है वो है जो प्राइवेट एनपीओज है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाउस होल्ड को सर्व करते हैं, ठीक है, सर्व हाउस होल्ड्स। अब मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ इसकी डेफिनेशन ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स ने मिलकर, हाउस होल्ड ने मिलकर और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर जितना भी खर्चा किया, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स पे किया या सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे किया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे किया, या फिर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद में एक और चीज कैटेगरी आती है सर्विसेज। जब मैंने आपको फाइनल गुड्स बताए थे तो मैंने उसमें ये सारी कैटेगरीज आपको पढ़ाई थी, स्पेसिफिकली मेंशन की थी। जब हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स में जो हाउसेस हम खरीदते हैं, जो हम घर खरीदते हैं, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट हाउसेस। Except houses, everything is considered as the part of the household प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या है, दो कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड में मैं और आप जैसे कंज्यूमर जो कि जाके सामान खरीदते हैं, और हाउस होल्ड के साथ साथ नॉन प्रॉफिट सर्विंग इंस्टीट्यूशंस, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं, फाइनल गुड्स की जितनी कैटेगरी होती है सारी आती है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज। अगर आपको इनकी डिटेल नहीं पता है तो आप पुराने लेक्चर्स को रेफर कीजिए और प्लीज उनको अच्छे से रेफर कीजिए, ठीक है। अब ड्यूरेबल गुड्स में जो हम घर खरीदते हैं वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो केवल उन खर्चे को कंसीडर करेगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किए होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ने किए हो, चाहे वो इंडिया में किए हैं या अब्रॉड में किए हैं, लेकिन जो खर्चे केवल नॉर्मल रेजिडेंट ने किए हैं। यानी कि कोई एक इंडियन अगर यूएस घूमने गया, ठीक है, तो अब वो यूएस टूर पे गया है तो उसने कुछ तो पैसे खर्च किए होंगे। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो ही हम इस ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इफ ही इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद में सेकंड जो हमारी कंडीशन आती है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया हमें उसको काउंट करना होता है। अब आप सोच के बताइए कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, तो वो सारा एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो होता है, डिफेंस के लिए जो होता है, जुडिशरी के लिए जो होता है, ये सारे खर्चे जो नॉर्मली सरकार को करने होते हैं, सरकार गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, वो सारे खर्चे जो सरकार को करने होते हैं। इसकी डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है वो किस लिए खरीदती है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है विद द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के पर्पज से वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है और उसको खर्च करती है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपकी
जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है वो सब इसमें आया। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इसमें केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। इसमें जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। प्लीज इस चीज को माइंड करके रखिएगा कि इसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है या सरकार स्कूल्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रही है, वो सब इसमें खर्च नहीं होगा। इसके बाद में देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 4 पिलर है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। हमने हाउस होल्ड को समझ लिया, गवर्नमेंट को समझ लिया, अब हमको समझना है बिजनेस फर्म कि जो बिजनेस होती है वो कैसे कैसे कितना एक्सपेंडिचर आपका करती हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, सबसे पहले तो हमको देखना है कि इसके एक्सपेंडिचर को हम बोलते क्या हैं। जैसे हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हमने बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हमने बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से हम जो बिजनेस और फर्म है उसको बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। या तो हम बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आइदर वी विल से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस यानी कि इसमें ग्रॉस का क्या मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। और जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जब भी आपकी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जब भी कैपिटल स्टॉक पे खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो इंक्लूड होता है। इसमें हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन या डेप्रिसिएशन से डील करने के लिए फंड नहीं बनाते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था नेट इन्वेस्टमेंट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो आप नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम बहुत सारे टॉपिक बहुत जल्दी पढ़ा दे रही है, समझ नहीं आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैंने ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे टॉपिक सेपरेटली एज ए कॉन्सेप्ट डील किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने की नीड होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई हैव कवर्ड इन वेरी मच डिटेल। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, जो बिजनेस फर्म का खर्चा है, उसको हम 3 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है, सबसे पहली कैटेगरी जिस कैटेगरी में हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया वो इसका नाम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट है। सबसे पहला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है बेटा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसमें आपने जो प्लांट्स खरीदा, जो मशीनरी खरीदी, या फिर वो सारे खर्चे जो कि आपके एक फिक्स एसेट पे खर्चा होता है, आपने लैंड खरीद लिया, आपने प्लांट खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद लिया, आपने राइट्स खरीद लिए, ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि हम नए प्लांट, मशीनरी या फिक्स्ड जगह पे खर्च करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो घर जो लोगों ने अपने लिए बनाए, हाउसेस
जब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम घर को कंसिडर नहीं करेंगे, ड्यूरेबल गुड्स कंसिडर किए जाएंगे लेकिन हाउस कंसिडर नहीं किया जाएगा। वी विल कंसिडर ड्यूरेबल गुड्स बट हाउस उसका कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि हाउस इज कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट और उसके जो परचेज है और जो कंस्ट्रक्शन पे जो भी खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम एक्सपेंडिचर मेथड पे फिर से वापस जाते हैं। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद में इसका तीसरा कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस? इसका थर्ड कंपोनेंट है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? सरकार ने वो सारा खर्चा जो पब्लिक गुड्स को बनाने में किया, मैंने आपको क्या बताया था कि जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसमें कोई भी कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं था, उसमें जो डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि हमारी एक देश को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व थे। बाकी के सारे कंपोनेंट किस में इन्वॉल्व है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? वो सारे गुड्स जो पब्लिक गुड्स इनको हम बोलते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एट लार्ज पब्लिक को सर्व करते हैं। वैसे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे माइक्रो तो उसमें पब्लिक गुड्स का एक डिफरेंट डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको पता होगा कि पब्लिक गुड्स में नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, वो सारी कंडीशंस होती हैं। तो जो एक्सपेंडिचर है जो कि आपने फ्लाईओवर को बनाने में किया, रोड्स को बनाने में किया, ब्रिजेस को बनाने में किया, वो सब किस में कैलकुलेट होगा? वो सब इसमें कैलकुलेट होगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो कि ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या होगा? जो एक्सपेंडिचर है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में पहले पार्ट तो ये हो गए। अब दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या होगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन स्टॉक। मैंने आपको क्या बताया था कि लेट्स से हमने 1000 रुपीज का आउटपुट बनाया इस साल में, तो 1000 रुपीज का आउटपुट मैंने बनाया पर उसमें से सेल कितना हुआ? 800। तो मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा? 200। 200 इज अनसोल्ड स्टॉक, राइट? अनसोल्ड स्टॉक कितना है हमारा बेटा? 200 इज द अनसोल्ड स्टॉक। अब जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो 1000 रुपीज हमने एक इन्वेंट्री बना के रखा, जो हमारा 200 का इन्वेंट्री है जो कि इस साल सेल नहीं हुआ है, क्या वो हमारा वेस्ट ऑफ मनी है? बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब हम न्यू सेशन में एंटर करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट ईयर सेल आउट करेंगे, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया है और जिसका सेल इस साल नहीं हुआ है, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही थी एक्सपेंडिचर मेथड। क्विकली सम अप करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमने 4 सेक्टर मॉडल पढ़ा, और 4 सेक्टर मॉडल में 4 अलग अलग तरीके के जो सेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या कि पूरा जो इकोनॉमी होता है वो 4 सेक्टर्स के इंटरप्ले पे वर्क करता है। पहला मैंने आपको बताया हाउस होल्ड का सेक्टर, दूसरा फर्म, दूसरा फिर मैंने आपको तीसरा बताया गवर्नमेंट का सेक्टर, चौथा मैंने आपको बताया नेट एक्सपोर्ट्स का सेक्टर। ठीक है, पहले 3 सेक्शन को हमने डिटेल में देख लिया है। अब हमको 4th सेक्शन को डिटेल में देखना है। 4th सेक्शन बहुत इजी है, सबसे इजी है, नेट एक्सपोर्ट्स। व्हाट आर द नेट एक्सपोर्ट्स? देखिए, ये इंडिया है, लेट्स से दिस इज इंडिया, और इंडिया के अलावा एक ये वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया अपनी सारी नीड्स खुद पूरी कर लेता है, या जितना इन गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता है वो इंडिया में सारा पूरा हो जाता है। तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, वो अपना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर सेल करते होंगे और कुछ बाहर से लेते होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडियन बाहर यानी कि इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और अगर इंडियन
इंडियन कंपनी के अलावा बाहर की किसी कंपनी से, बाहर की किसी और कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। यानी कि जब हम देश से बाहर सामान बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट होगा, और जब हम देश से बाहर से सामान खरीदेंगे तो वो इंपोर्ट होगा। समझ में आया? जब आपका देश से बाहर आप सामान बेचोगे दैट विल बी एक्सपोर्ट, और जब आप देश से बाहर से सामान खरीदोगे तो दैट विल बी इंपोर्ट। अब जब एक्सपोर्ट है ना बेटा, एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से हमको पैसा मिलता है, यानी कि ये कैश फ्लो बढ़ाता है, ठीक है। और जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारा कैश फ्लो घटाता है, ठीक है। इंपोर्ट डिक्रीजेज आवर कैश फ्लो। तो नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने देश के बाहर जितना सामान बेचा, जितना एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी कि हम देश से बाहर सामान कितना बेच रहे हैं और देश के बाहर से सामान कितना खरीद रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब सवाल आता है कि मैम क्या ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत समझने वाली चीज है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो नेट एक्सपोर्ट है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट से तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है कि हम पैसा बाहर से कमा ज्यादा रहे हैं, कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, और जो इंपोर्ट है हम बाहर पैसा खर्च कम कर रहे हैं, यानी कि बाहर अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच ज्यादा रहे हैं और बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव। नेट एक्सपोर्ट की क्या डेफिनेशन है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हम बाहर की कंट्रीज में कम जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बेचते हैं लेकिन वहां से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि पैसा इकोनॉमी में कम आता है, ठीक है, लेकिन हमको बाहर से ज्यादा खरीदना पड़ता है, तो हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन में एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इंपोर्ट से कम होते हैं। अब जब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हमेशा ज्यादा ही होंगे, नेट एक्सपोर्ट्स आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट आपके कम भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली देखते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, क्विकली समराइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन 3 डिफरेंट फेसेस से निकलता है। एक फेस में उसका प्रोडक्शन होता है, दूसरे फेस में हम इसको देखते हैं कि जब जिस कंपनी ने, जिस बिजनेस ने उसका प्रोडक्शन किया, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर थे उनको हायर करता है और बदले में पेमेंट करता है। जब उसने पेमेंट किया तो वो पेमेंट मेथड बना, इनकम मेथड बना, और जो पेमेंट उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर को किया वो कंपनी का खर्चा बना, यानी कि किसी का खर्चा किसी की इनकम बना। तो उस लॉजिक से इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होने चाहिए, इतना हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा। फिर हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हमने एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सबको ऐड किया। फिर जब हमने इनकम मेथड देखा तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जितने भी लोगों ने पेमेंट को अर्न किया, जितने भी लोगों को इनकम हुई, हमने उन सबको कैलकुलेट किया, और साथ में जो इकोनॉमी में मिक्स्ड इनकम थी उन सबको कैलकुलेट किया, तो हमारा इनकम मेथड बना। फिर एक्सपेंडिचर मेथड क्या बना? जो जो एक इकोनॉमी में खर्चे हुए हैं वो सब हमारे एक्सपेंडिचर मेथड होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 सेक्टर मॉडल में 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस, फर्म, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। हाउस होल्ड जो होता है उसके कंजम्पशन को हम, हाउस होल्ड के जो एक्सपेंडिचर होता है उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है कहते हैं। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है उसको 2 पार्ट में हम बोल सकते हैं। पहला तो जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं, और दूसरा जो कि आपकी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन करती हैं, और वो इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड्स को सर्व कर रही होती हैं। प्लीज मेक इट क्लियर कि जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड को सर्व नहीं कर रही होती है उनका काउंट नहीं करते हैं।
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन विच आर सर्विंग हाउस होल्ड ओनली दोज आर कैलकुलेटेड। अब ये दोनों मिलके जितना ड्यूरेबल गुड्स पे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करती हैं, इनको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। ये सारा जो एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होना चाहिए, यानी कि हम इसमें जो नॉन रेजिडेंट है उनके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या होगा कि जो एक एक्सेप्शन है वो ये कि अगर कोई भी हाउस होल्ड बनाने पे या कंस्ट्रक्शन करने पे, घर खरीदने पे, घर बनाने पे जो भी खर्चा होगा उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं मानेंगे। दूसरा हमने बताया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बताया था जी, डे टू डे मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को जितनी भी एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, डिफेंस, उन सबका जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। देन बिजनेस फर्म का जो खर्चा होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम कैपिटल स्टॉक बढ़ाते हैं किसी भी इकोनॉमी का, दैट इज नोन एज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसकी मैंने आपको बताई थी कि 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी बिजनेस ने, किसी भी कंपनी ने जो अपने फिक्स एसेट्स यानी कि प्लांट, मशीनरी, उन सब में खर्चा किया हो। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसमें जो हाउसेस होते हैं उनका जो एक्सेप्शन होता है उसको हम ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब रेजिडेंशियल मतलब हाउस, घर के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो सरकार खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर बनाने में, उनको कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो सारे गुड्स का प्रोडक्शन जो आपने इस साल में कर लिया है लेकिन वो सेल आउट नहीं होंगे, आप उनको नेक्स्ट ईयर सेल आउट करेंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। फिर हमने बाद में देखा कि इसका जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है वो नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट से क्या मतलब है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। अगर आप अपना गुड देश से बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट, और बाहर का गुड खरीद रहे हैं तो दैट इज इंपोर्ट, और इन दोनों का जो एक्चुअल डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज द नेट एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको फ्लो की फॉर्म में दिखाना चाहूं या फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाना चाहूं तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका पार्ट होगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। देखिए ये मैंने बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं लिखे हैं कि फिर डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा क्लमसी लगेगा, एंड आई डोंट वांट योर नोटबुक टू लुक बैड, ठीक है। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसके फिर फर्दर 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो इसका होगा वो होगा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल जो खर्चा करेंगे, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका जो दूसरा पार्ट होगा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, इसके बाद में गवर्नमेंट का तो कोई भी कंपोनेंट नहीं था, इसके हमारे पास अलग कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 कंपोनेंट थे, पहला था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी करती है,
रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कि घर वाले करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, और इसके अलावा एक और इसमें क्या कंपोनेंट था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि सरकार करती है। ये सारे ग्रोस हैं, ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और नेट एक्सपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था, नेट एक्सपोर्ट में हमने पढ़ा था इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आप फाइनल एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको इन चार कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली। अब हमको देखना है कि इसके हेल्प से हम कैसे एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है, तो सबसे पहले हमको जो इसमें देखना है वो देखना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, चारों सेक्टर को। सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हाउस होल्ड सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद में गवर्नमेंट, और उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट। इन चारों सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किस चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, वी विल क्लासिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। हम क्लासिफाई करेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे कि इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, इसके बाद में इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, इसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, और इसमें नेट एक्सपोर्ट कितना है। जब हम इन सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इन तीनों को थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम इन तीनों को ऐड करेंगे, और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो होगा जीडीपी एमपी। ठीक है, जब हमने इन तीनों को ऐड किया दैट विल बी जीडीपी एमपी। ठीक है, अब जब हमने जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर लिया तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है वो एनएनपीएफसी होती है, तो हम जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक पहुंचेंगे। ग्रॉस से नेट में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स में भी बताया था कि जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे पहुंचा जाता है। तो दिस इज द स्टेप वी नीड टू फॉलो, यानी कि हमको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमको किसी भी क्वेश्चन में जो भी कंपोनेंट हमको दिए गए होंगे हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने सेक्टर्स गिवन है, फिर हर सेक्टर का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे, और जब हर सेक्टर का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे देन वी विल रियलाइज कि हमारा जीडीपी एमपी इसी से निकल जाएगा। एंड वंस वी गेट द जीडीपी एमपी तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको ऐड कर देंगे, तो हम एनएनपीएफसी पे पहुंच जाएंगे, और जो एनएनपीएफसी है वही हमारा नेशनल इनकम होता है। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर इनकम। आई नो बाकी दो मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा कंपोनेंट है और थोड़ा समझना डिफिकल्टी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर आप हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। आप जैसे कि मैंने आपको वैल्यू एडिट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में प्रीकॉशंस बताए थे कि हमको क्या क्या प्रीकॉशंस लेने चाहिए, तो हम अब ये देखेंगे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें कौन कौन से प्रीकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रीकॉशन मैंने आपको बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जो हम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रीकॉशन हमको यही लेना है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया खर्चा को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स है उनका जो खर्चा था वो ऑलरेडी फाइनल कंजम्पशन में इंक्लूडेड है। अगर हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर दोनों को ले लेंगे
तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि एक एक्सपेंडिचर 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। किसी का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और साथ में जो कंपनी है जिसने रॉ मटेरियल बाई किया है वहां भी उसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो वी विल मेक श्योर दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग ओनली ऑल द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जिस चीज को हमको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि हम जब जीडीपी की मेजर की बात करते हैं, जब हम किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमारा होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज ने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूस हुई है गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो जनरेट हुए हैं। लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, सब्सिडीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, विडो अलाउंस हो गया। इनके बदले में ना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होता है, और इनके बदले में अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्रोडक्टिव सर्विस। तो ट्रांसफर पेमेंट जो होंगी वो एक भी इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद में जो परचेज है सेकंड हैंड गुड्स का, वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सेकंड हैंड गुड्स का परचेज विल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, वो इंक्लूड होगा। सेकेंड हैंड गुड्स इसीलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जिस साल में वो बने होंगे उस साल वो जीडीपी में काउंट हो गए होंगे। पर इनको बेचने के लिए अगर आपने किसी ब्रोकर को पेमेंट दिया है, किसी डीलर को पेमेंट दिया है, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वो जो एक सर्विस थी ब्रोकर की, वो जो एक डीलर की सर्विस थी, वो इसी ईयर में जनरेट हुई है, तो वी विल बी कैलकुलेटिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स है तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स इन रियलिटी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, वो सिर्फ ओनरशिप टाइटल चेंज होता है, पेपर पे क्लेम्स जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। और जो आपने अपने प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो आपने अपने लिए किया है, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। आप इकोनॉमी में आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कीजिए, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कीजिए, चाहे इनकम मेथड से कैलकुलेट कीजिए, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कीजिए, तीनों मेथड से कैलकुलेट करके आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है। यानी कि देयर विल ऑलवेज बी रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ऑल दीज 3 मेथड्स। तो अब क्योंकि ये सारे एक ही साइकिल का पार्ट है, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको फर्स्ट स्टेप जहां पे प्रोडक्शन हुआ वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, जब सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं कि जो फर्म्स हैं उन्होंने जिन लोगों को हायर किया, जो भी सर्विसेज हायर की, उनका जब पेमेंट किया, तो हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। और जब वापस में उन लोगों को सैलरीज मिली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जाके अपनी सर्विसेज दी और बदले में उनको पैसा मिला। अब जब पैसा उनको मिला तो जो उन्होंने खर्च किया था वो खर्च करेंगे कहाँ? उसी इकोनॉमी में खर्च करेंगे ना। तो बेसिकली हम एक ही चीज को 3 अलग अलग स्टेप्स पे मेजर कर रहे हैं, प्रोडक्शन के स्टेप पे, इनकम के स्टेप पे और एक्सपेंडिचर के स्टेप पे, क्योंकि हम इन तीनों को एक ही ट्रांजेक्शन को हम 3 तरीके से देख रहे हैं, और एक ही ट्रांजेक्शन जो है वो 3 फेज से होकर गुजर रही है, और हम तीनों अलग अलग फेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी सेम। ये नेशनल इनकम आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको, कि आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम। नेशनल इनकम कभी भी डिफर नहीं करेगा, दैट विल ऑलवेज बी सेम। प्लीज कीप इट इन माइंड। कोई भी ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी ट्रिक क्वेश्चन हो, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। ओके, आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है, या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है, या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।